हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत डोभाल और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा हिंदी। जैसा कि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उनमें हिंदी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, मीन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हिंदी का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि हिंदी के सिलेबस में क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं। अब वैसे तो हिंदी बहुत वास्ट सिलेबस है, पर टॉपिक्स क्या क्या हैं, हमको कौन कौन से टॉपिक्स खास हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो अगर हम देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ हिंदी भाषा का मतलब, भाषा क्या हो गई। देखिए, अगर हम देखते हैं, जैसे देखिए कि हिंदी में और इंग्लिश में क्या फ़र्क होता है। एक बड़ा खास फ़र्क है कि जैसे मैंने कोई वाक्य लिखा, राम गरीब था, अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा, सिर्फ एक, राम गरीब था, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम गरीब था, जैसे ही मैंने ये सेंटेंस लिखा तो मुझे ये पता चल गया इसमें सब्जेक्ट क्या है, मतलब इसमें कर्ता क्या है। और अगर मैंने इसी सेंटेंस को अगर इसे ट्रांसलेट करा इंग्लिश में, तो मैंने लिखा राम वॉज पुअर। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये सेंटेंस मैंने आपको बताया क्यों, कि ताकि आपको इन दोनों भाषाओं में अंतर पता चले। अगर हम ऊपर वाला सेंटेंस या वाक्य अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है राम गरीब था, ये जो शब्द है ये है आपका क्रिया, और क्रिया जो शब्द है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है व्याकरण में, यानी कि आपके ग्रामर में। और यहाँ पे मैंने ये देखा कि ये तो आपका कर्ता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट तो बिल्कुल ठीक जगह पे है, दोनों के दोनों वाक्यों में। यहाँ पे जो वर्ब है, यानी जो आपकी क्रिया है, वो लास्ट में है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के एकदम बाद है। यही आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा में एक डिफरेंस है कि यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का सही और सही जगह पे इस्तेमाल। ऊपर लिखा है राम गरीब था ही हो गया, ये हो गई आपकी क्रिया, और यहाँ हो गया ये। अब आते हैं कि भाषा का सही रूप। अब जैसे हम लोग, एक भाषा हो गई आपकी शुद्ध और एक भाषा हो गई आपकी अपभ्रंश। या आपने वर्ड पढ़े होंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है कि भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा रूप का मतलब होता है जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे हम आजकल एक भाषा हो गई हिंदी, एक हो गई आपकी इंग्लिश, और एक और हो गई आपकी हिंग्लिश, जो कि हिंदी और इंग्लिश का बिल्कुल मिक्सचर है। आजकल बहुत सारे लोग जब भी कोई वाक्य बोलते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक तरह से मिश्रित रूप है। तो देखिए, ये शुद्ध रूप है, ये इसका अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप है। भाषा का बिगड़ा हुआ रूप जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है। तो जो शुद्ध रूप होता है वो तो आपका तत्सम होता है, और जो बिगड़ा हुआ रूप या फिर आम बोलचाल की रफ लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है उसको हम कह देते हैं तद्भव। अब तद्भव और तत्सम ये भी आपके बहुत आते हैं उसमें क्वेश्चन। अब ये जो वर्ड होते हैं ये बिल्कुल संस्कृत के शब्द हैं, ये संस्कृत शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, शुद्ध रूप हैं। और ये कई जो आपकी भाषाएं हैं उन सब का मिक्स रूप है। ये जैसे खिचड़ी भाषा हो गई, सब कुछ। अब जैसे अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा यहाँ दही, तो दही आपने लिख दिया यहाँ, और अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो दधी हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में दही को दधी कहते हैं, और यही शुद्ध रूप होता है। अब हम इतना तो हम लिख नहीं सकते, हम तो दही बोलेंगे। तो ये मैं आपको सिर्फ एक दे रहा हूँ आपको इंट्रो, क्या पढ़ना है। या जैसे मैंने एक दे दिया आपको, ये आता है, ये एग्जाम में आता है ज़्यादा, अमचूर। ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। हम जब आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब देखो यहाँ लिखा हुआ अमचूर, तो चूर का जो मीनिंग है वो होता है चूरा, चूर्ण। तो हम इसे लिखेंगे आम्र, आम का, और चूर्ण।
तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं कि कहीं पे भाषा का बिगड़ा रूप है और कहीं पे भाषा का शुद्ध रूप है, तो ये भी है। जो एक और चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे हमने ऊपर बोला आपका वाक्य, जैसे देखिए चाहे हिंदी हो या आपका इंग्लिश हो या और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं कि जैसे आपका अवधी, मगधी, तो उन सब में एक खास चीज़ है कि जैसे मैंने लिखा हुआ है, मैंने एक सेंटेंस है जैसे लिखा हुआ, जैसे हम ग्रामर अगर हम बोल देते हैं, जैसे हमने बोल दिया वाक्य यानी सेंटेंस। वाक्य क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो कोई अर्थ बना दे। मैंने लिख लिया यहाँ शब्दों का मेल, शब्दों का एक समूह या मेल जो कोई अर्थ बना दे। अर्थ होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए कोई। जैसे आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा हुआ है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस। अगर किसी बहुत सारे वर्ड्स को या मान लो लेटर्स को जोड़ करके कोई मीनिंगफुल, कोई उसका अर्थ बन रहा है, वो सेंटेंस है। ऐसे ही हमने शब्दों का कोई समूह लिया हुआ है और अगर उसका अर्थ बन रहा है तो वो आपका वाक्य है। अब वाक्य के भी बहुत सारे रूप हैं, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, बहुत सारे, वो भी हम एक एक करके हम इसको देखेंगे। अब इसमें भी वर्ण आ जाते हैं, भाषा में वर्ण आ जाएंगे, स्वर आ जाएंगे, आपका व्यंजन आ जाएंगे, ये सारे के सारे आपके पार्ट हैं। पर जो एग्ज़ाम आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, तो एग्ज़ाम के अगर हम देखें, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो अब जैसे अगर हम आगे चलें तो एक आएगा आपका समास। इसमें भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। और अगर आपके पास कोई दो बुक्स या मान लो आपके जो भी आपके दोस्त हैं या आजकल लोग जिस भी जगह से मान लो पढ़ते हैं, जो भी सोर्स है उनके पास, तो कई बार वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब समास में आप देखिए शब्दों को जोड़ना, जैसे हमने देखा शब्दों का संयोजन। संयोजन मतलब हो गया आपका कॉम्बिनेशन। ये एक तरह से संधि का उल्टा है, वो तो आपका बिल्कुल विग्रह कर देते हैं, वो उसे तोड़ देते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अब आपको देखना क्या है? आपको इसमें देखना ये है कि वर्ड कैसा है और किस वर्ड का क्या यूज इसमें हो रहा है और आपका कंफ्यूजन कहाँ होता है। जैसे समास 6 होते हैं, अब हम एक के बाद एक पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल है, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि है क्या। अब जैसे देखिए जो आपका पहला है समास है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व, ये एग्जाम में तो खैर कोई भी आ सकता है, पर सारे आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया पाप पुण्य, तो ये एक्चुअली ये वर्ड जो है, ये जो शब्द है, ये पाप और पुण्य है। अब इसकी पहचान क्या होती है? द्वंद्व समास की खासियत है दोनों पद, ये जो दो हैं, इसमें दो हैं, पाप अलग है और आपका पुण्य अलग है। ये दोनों शब्द प्रधान होते हैं, मतलब प्रधान का मतलब दोनों स्वतंत्र होते हैं और दोनों की अपनी अपनी योग्यता होती है, दोनों खास हैं, अलग अलग, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो जब इसे हम खोलते हैं तो ये होता है पाप और पुण्य। पाप और पुण्य ये दिख जाता है हमें, क्योंकि इसमें और शब्द होना जरूरी है। या जैसे मैंने बोल दिया सीताराम, ये एक ही वर्ड दिख रहा है आपको, क्योंकि हमने क्या कर रखा? संयोजन जोड़ा हुआ है, ये इनका संयोजन है, इनको जोड़ रखा है। सीताराम का मतलब सीता और राम, दो पद और दोनों सेपरेटली प्रधान है, दोनों की वैल्यू है, यानी राम की भी अपनी वैल्यू है, राम जी की, और सीता जी की भी वैल्यू है। तो सीता और राम, ये है इसका कहने का मतलब। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि सुख दुख,
राम श्याम वगैरह वगैरह वगैरह। एग्जाम में दूसरी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे दिगु। दिगु समास, तो दिगु समास होता है वो जिसमें प्रथम पद जो आपका पहला शब्द है वो आपका संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक की जिसमें कोई संख्या हो, और दूसरा पद संज्ञा होता है, यानी वो होता है आपका नाउन। अब इसमें देखिए गड़बड़ कैसे होती है। जैसे मैंने बोला कि प्रथम पद संख्यावाचक न्यूमरल मतलब नंबर होता है, तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। वो संख्या है, ये संज्ञा है, नाउन है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आजकल लोग द्वितीय को ऐसे भी लिखते हैं। मैंने आज तक नहीं पढ़ा ऐसे। ये कुछ डिफरेंट सा लिख रहे हैं, पर भाषा का सही जो है वो यही है, क्योंकि हमने तो जब से पढ़ा है यही पढ़ा है। आजकल के लोग ऐसा भी इसको लिख रहे हैं, पर यही है शब्द, यही है सही। तो पहला जो पद है वो संख्यावाचक है, यानी उसमें आपकी संख्या होगी कोई। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमने देख लिया पंचवटी, कोई मतलब गार्डन आपका हो सकता है, या नवग्रह, कुछ भी हो सकता है। तो चाहे ये हो गया आपका त्रिनेत्र हो गया, त्रिवेणी हो गया। अब देखिए कहाँ पे होगा, आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा। मैंने बोला था कि प्रथम पद है संख्यावाचक, तो ठीक है आपने लिख दिया। ये भी आपका फर्स्ट क्या है, ये भी आपका संख्यावाचक है, पर मैंने इस बार ये वर्ड लिख दिया त्रिनेत्र। अब आपने बोला कि त्रि भी आपका 3 है, ठीक है, ये भी आपका संख्यावाचक है, और जो आपका जो नेत्र शब्द है वो आपका एक तरह की संज्ञा है, तो ये भी हो गया दिगु। नहीं, ये रॉन्ग है। ये दोनों तो सही हैं, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये त्रिनेत्र के बारे में बात कर रहा है, जिसकी 3 आंखें हों। तो 3 आंखें सिर्फ एक ही व्यक्ति की हैं, जो कि शिव भगवान है। तो शिव जी के अलावा ऐसा कोई आदमी या जानवर ऐसा नहीं है जिसकी 3 आंखें होती होंगी। तो ये बहुब्रीही हो गया। अभी हम आएंगे उसमें। बहुब्रीही होता है वो कि जिसमें संकेत कहीं एक तरफ ना होकर दूसरी तरफ चले जाता है। अब यहाँ पे आपने बोल दिया त्रिनेत्र, या फिर आपने बोल दिया दशानन, कोई भी वर्ड, वहाँ पे उसका मीनिंग कुछ और हो रहा है। दशानन में भी 10 हैं जिसके मुंह, आनंद मतलब मुख। जैसे होता है आपका षडानन, वो भी आपका कार्तिकेय का नाम है। तो षडानन भी दिगु जैसा दिख रहा है, लेकिन 6 सिर या 10 जो मुख या सिर और किसी के तो है नहीं, इसलिए ये दिगु नहीं हो सकता। यही अंतर होता है, ये सीखना पड़ता है हमें। कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक तो कर्मधारय में और बहुब्रीही में। अब आजकल की बहुत सी बुक्स हैं जो बहुब्रीही को कर्मधारय बता देती हैं, और बहुब्रीही को कर्मधारय, और कर्मधारय को बहुब्रीही बना देती हैं। कंफ्यूजन है। तो ध्यान से आपने ये देख लिया। हमने पहले देखा द्वंद्व, 2 पद दोनों प्रधान हैं, दोनों प्रधान हैं, और उनके बीच में जो शब्द उन्हें जोड़ने के लिए आता है वो है आपका और। हमने देख लिया। फिर देखा हमने दिगु, जिसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, उसमें संख्या होगी, और दूसरा संज्ञा होगी। वो कुछ भी हो सकता है। चौराहा, चौराहा मतलब 4 रास्ता हो गया। जैसे चौराहा 4 राहें हो, तो वो भी आपका संख्यावाचक है। अब आ जाते हैं हम कर्मधारय पे जरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कंफ्यूजन किसी को होता है तो वो कर्मधारय और बहुब्रीही में ही होता है सबसे ज़्यादा। अब आपने
जो भी बुक होंगी पढ़ी होंगी, अरिहंत है, कोई आपका लूसेंट पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं। ज़्यादा बुक्स पढ़ देते हैं तो थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जैसे अगर आप मान लो मॉडर्न हिस्ट्री या कोई भी हिस्ट्री पढ़ लें, 2-3 बुक्स अगर आपने देख ली तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि हर एक राइटर की अपनी सोच है, उसमें थोड़ा सा उसमें आदमी फंस जाता है। तो हम कर्म धारे में आते हैं, जो कर्म धारे समास इंपॉर्टेंट बहुत है। कर्म धारे जो होता है समास, उसमें एक पद, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, ज़्यादातर फर्स्ट ही होता है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ध्यान से सुनिए आप, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। वो पहला ही होता है ज़्यादातर, पर वो दूसरा भी हो सकता है। तो प्रथम, चलो मैं लिख देता हूँ क्योंकि हर बुक में यही रहता है लिखा हुआ, मतलब प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, मतलब क्वालिटी। अब आप देखिए कि हम देखिए अब चाहे वो जीएस हो, चाहे हिंदी हो और चाहे आपका इंग्लिश हो, आपस में इन्हें कोरिलेट कैसे करते हैं कि जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये, अब देखो मैं इसमें जोड़ूंगा कैसे। मैंने यहाँ लिखा पीतांबर, तो यहाँ पे होता है लिखा हुआ कि पीला है जिसका अंबर। अंबर का मतलब होता है आपका कपड़ा। अब आप देखिए, जब आप जैसे आपने ये देखा, अब आप इसमें मान लो अब जो आप लोग जो छात्र हो वो आप साइंस बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड का तो खैर मैं भी हूँ पर जो साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं वो थोड़ा सा हिंदी, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा फंस जाते हैं। फंसते मतलब क्योंकि वो यूज टू नहीं होते उसके। लेकिन अगर आपको दिलचस्पी है तो आप आराम से ऐसे कर सकते हो। तो अगर हम गौर से इसको देख लें, मैंने लिखा हुआ पीला है जिसका अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, पीला है जिसका अंबर। अच्छा ये ऊपर ठीक है, पीला है जिसका अंबर। तो अगर मैं फिर से आपको बता दूं, थोड़ा गड़बड़ हो गई यहाँ पे। कर्म धारे ऐसे लिखते, कर्म धारे समास, अब दिखा विजिबल है। कर्म धारे समास जिसमें एक पद या प्रथम पद, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, तो मैंने देख लिया कि ये इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय कहते हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था नीलांबर, पीतांबर, कुछ भी, नीला है जिसका अंबर, मान लो, या मैंने लिखा मृग नयनी, मीनाक्षी भी आता है उसमें। तो अब देखिए जैसे मैंने ये लिखा हुआ अंबर, तो अंबर होता है आपका वस्त्र के लिए, कपड़ा है ना। तो अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा, तो इसके आपको पर्यायवाची 3-4 पता होने चाहिए, वो भी अच्छे वाले। अब आप कपड़ा मत बोलना, कपड़ा तो आपको पता ही है। जो वस्त्र के जो होते हैं वो होते हैं चीर, पट और आपका वसन, और सबसे इंपॉर्टेंट है अंबर। तभी तो बोलते हैं पीतांबर, कि जैसे ही बसंत पंचमी जिस दिन होती है उस दिन पीले चावल खाते हैं लोग और पीले रंग की ड्रेस पहनते हैं, पीतांबर, पीला है जिसका अंबर। अब देखिए अगर मैंने इसे सिर्फ एक आम लैंग्वेज में यूज किया है नीलांबर, तो नीला है जिसका अंबर, मतलब नीली शर्ट या नीली ड्रेस है किसी की, तो वो तो कोई भी आदमी इसे पहन सकता है।
पर अगर वो कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं हे पीताम्बर मेरी रक्षा करो, जब द्रौपदी का जो चीरहरण होता है तो वो क्या बोलती है, हे पीताम्बर मेरी रक्षा करो। तो पीताम्बर शब्द आया तो यानी वो कृष्ण के लिए है ना। पर यहाँ पर कृष्ण से कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा हमें। तो अगर जब कोई नहीं है तो ये कर्मधारी है, ये आपका कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। और अगर ये कृष्ण के लिए है तो फिर ये बहुब्रीहि है, ये अंतर होता है इनमें। अब जैसे मैंने लिख लिया मृग नयनी, मतलब मृग के समान नयनों वाली, नयनों वाली किसी लेडी के लिए बोल रहा है कि जिसकी आंखें हिरण के समान हो। अब जैसे आपने देखिए, अब इसमें दो शब्द आए थे, मृग और एक है नयन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने यहीं लिख दिया देखो, आंखें, आंख। तो अगर मान लो आप पे कभी इसके पर्यायवाची आ गए तो आप ये मत बोलना कि नैना, नयन, नेत्र वो सबको पता है। जो नहीं पता वो आपको होना चाहिए पता। जैसे अक्षी, तो अक्षी से ही तो बना वर्ड मीनाक्षी, मीन जैसी आंखों वाली अक्षी। और एक है चक्षु, लोग बोलते हैं कि हमारे ज्ञान चक्षु को खुल गए, कि हमारे जो ज्ञान की आंखें थी वो खुल गई हैं, ज्ञान चक्षु। और एक बात और आपको बता दूं कि हर चीज़ बुक से सीखी नहीं जाती। ये जैसे लोगों को भ्रम होता है कि हमने ये वहाँ से सीख लिया, ये हमने यहाँ से, वो ऑलरेडी टीचर ने बताया। मैंने तो कई चीज़ें गानों से ही सीख ली थी। एक फिल्म थी कोई, उसमें एक गाना था, उसमें कोई एक प्रोफेसर हैं जो कि हिंदी के हुए हैं और वो किसी लड़की को कुछ गाना गा रहे हैं, तो वो कुछ बोल रहे हैं उसे कि आपके बाल ऐसे हैं, तो बालों के लिए होता है वो कुंतल, ये कुंतल भी श्यामल श्यामल, श्यामल मतलब ब्लैक, ये चक्षु तेरे चंचल चंचल। देखो तो मुझे एकदम पता चल गया ये आंखों के लिए बोल रहा है। मतलब मीन्स सिर्फ आपको कहने की बात ये है कि नॉलेज जहाँ से भी ली जाए वो आप ले सकते हैं। तो ये दोनों सबसे अच्छे वर्ड हैं जो आपको यूज़ करने हैं, ठीक। और मृग का तो आपको पहले से पता है, जैसे लिख दिया मैंने मृग। मृग के लिए हरि होता है, हरि। हरि एक ऐसा वर्ड है, आगे आपको उसमें बताऊंगा मैं पर्याय में, ये विष्णु जी के लिए भी आता है, ये आपका बंदर के लिए, वानर के लिए भी आता है, ये हाथी के लिए भी आता है, और ये मृग के लिए भी आता है। तो ये, और एक हो गया आपका हरिण, ये संस्कृत का वर्ड है, ये भी बहुत अच्छा है। और हिरण तो आपको पहले से पता ही है। तो ऐसे हमें सीखने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा था ये, अब मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा हरिपद कोमल कमल से, ये आपका समास नहीं है, ये है आपका अलंकार है, देखो। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने कैसे करते हैं, इन्हें जोड़ते कैसे हैं। मैं कह रहा हूँ हरिपद कोमल कमल से, कि विष्णु भगवान क्षीर सागर पर शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं और उनकी वाइफ कमला जी वो उनके पैर दबा रही हैं, और वो बोल रही है कि आपके पैर तो इतने सॉफ्ट हैं कि जैसे कमल है। तो वो बोल रहे हैं हरिपद कोमल कमल से, तो हमें ये पता चल गया कि वो किसके पैरों के लिए बोल रही हैं, विष्णु भगवान के लिए। यहाँ पे हरि मतलब विष्णु भगवान है। अब यहाँ पे दो होते हैं, देखो, एक होता है रूपक और एक होता है वो आपका उपमा अलंकार। तो उपमा तो बहुत ही आसान है। उपमा होता है कि जैसा, देखो जैसे, मतलब यहाँ बोला हरिपद कोमल कमल से, किसी ने बोला आपके पैर बिल्कुल कमल की तरह हैं, कमल जैसे सॉफ्ट हैं, तो मतलब ये नहीं बोला कि कमल हैं, कमल जैसे, तो वो हो गया आपका उपमा, उपमा दे रहे हैं। और अगर बोल दिया कि आपके पैर तो बिल्कुल कमल हैं, तो यानी वो रूपक है। जैसे ये भी आपका बहुत आता है एग्जाम में कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ,
आप जो भी आपके 10 साल के 5 साल के प्रीवियस पेपर होंगे उसमें देखना, वो कह रहा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। वो मतलब चांद को खिलौना मान रहा है। कोई चांद को मामा मान रहा है, कोई चांद को खिलौना मान रहा है, कोई चांद को किसी अपनी उसका प्रेयसी का मुख मान रहा है, या आपका मुख चंद्रमा की तरह है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उपमा दे रहे हैं। देखो उसने बोला आपका मुख चंद्रमा की तरह है, तो वो हो गया आपका उपमा। लोग गाने गाते हैं, चांद से पर्दा कीजिए वगैरह वगैरह वगैरह, वहां पे आपकी तुलना हो रही है, वो ये है, और चांद ही बोल दिया उन्होंने, तो वो आपका रूपक है। ये मतलब ये सीखना पड़ता है आपको। अब बुक जो है आपकी, देखिए बुक से गड़बड़ हो जाती है कहीं। क्यों? क्योंकि आप रीजनिंग लगाते नहीं हैं। रीजनिंग मतलब तर्क लगाने पड़ते हैं अपने, कि अगर कोई आदमी गलत है तो वो गलत है। अब थोड़ा गलत है, ज़्यादा गलत है का नहीं होता अर्थ। गलत गलत होता है, सही सही होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कर्मधारय, वो एक पद दूसरे पद की विशेषता बता देता है। बता दिया, चाहे वो वृक्ष के समान हो, चाहे वो कपड़े के बारे में हो, चाहे कोई मतलब एक जैसे आपका विक्रमादित्य, ये वर्ड बहुत अच्छा। ये अभी किसी ने मेरे से पूछा था, पता नहीं कौन से एग्जाम में आ रखा था, विक्रमादित्य, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। अब मान लो विक्रमादित्य आ गया, तो इसमें क्या होगा, ये आपको ये आएगा तब समझ जब आपको इसका मीनिंग पता होगा। अब आपने कभी जीएस में शायद पढ़ा होगा कि विक्रमादित्य कोई राजा थे। एक्चुअली विक्रमादित्य राजा का नाम नहीं है, ये एक टाइटल है। आजकल जैसे लोग अपने को मतलब कह देते हैं डॉन हूँ, कोई मतलब कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ। तो इसका मतलब देखिए, ये दो वर्ड हैं, विक्रम प्लस आदित्य, ये दो वर्ड हैं। अब होता क्या था कि हमारी जो हिस्ट्री थी उसमें एक तरह के ट्रेंड चलते थे। किसी एक राजा ने अपने दो नाम रख लिए, तो और राजाओं ने उसकी देखा देखी करी। किसी राजा ने अपना उपनाम रख लिया, उपाधि रख ली, तो और राजाओं ने भी रखे। तो विक्रमादित्य कोई राजा नहीं है, 14 राजाओं ने उपाधि ली। 14 ऐसे भारतीय राजा हैं जिन्होंने अपने नाम को विक्रमादित्य रखा, मतलब एक तरह की टाइटल लिया। तो विक्रमादित्य बहादुरी होता है, शौर्य, वैलोर कहते हैं जिसे इंग्लिश में, वैलोर। और ये होता है सन, आदित्य, जिसकी बहादुरी का जो तेज है वो सूरज की तरह हो। अब देखो मैंने अभी बोल दिया सूरज कोई वर्ड नहीं होता। अभी मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि लोग बोलते हैं आज सूरज की बहुत गर्मी है। भाई होना चाहिए सूर्य, कि सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य की गर्मी, ऊष्मा। पर मैंने कहा कि हम रफ जो भाषा है उसमें सूरज बोलते हैं। वो हो गया आपका तत्भव, सूर्य हो गया तत्सम। आदित्य थोड़ा सा कठिन है। तो जिसकी बहादुरी या जिसका शौर्य सूर्य के बिल्कुल तेज के समान हो, उसे विक्रमादित्य कहते हैं। तो यहाँ पे भी हो रही है आपकी तुलना, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, ये है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये भी कर्मधारय, सिंपल। अब आ जाते हैं बहुव्रीहि पे। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। होप ये आपको समझ आया होगा। अब बहुव्रीहि समास पे आ जाते हैं। बहुव्रीहि समास क्या होता है? मतलब हमने अभी तक जो भी देखा, हमने उसमें पर्याय भी देख लिए, अलंकार भी देख लिए, सब चीज़ों का हमने उसमें निचोड़ देख लिया है। और जब हम ऐसा सब कुछ कर लेते हैं तब हमें भाषा पे अच्छी पकड़ हो जाती है। शुद्ध बोलें, गलत शब्द ना बोलें, गलत मात्राएं ना बोलें। जैसे हम बोलते हैं कि आशीर्वाद, अब अलग अलग क्षेत्र में लोग रहते हैं, वो लोग कहते हैं उसे आशीर्वाद, वो फिर गलत हो गया, वो आशीर्वाद होता है। तो मात्रा सही जगह पे लगनी चाहिए, आशीर्वाद। अब देखो जैसे ही मैंने बोला आशीर्वाद, तो श के बाद आ रहा है, इसका मतलब वो यहाँ पे होगा।
च के बाद होगा आशीर्वाद। ये तो हम करेंगे आगे। हम चलते हैं बहुब्रीहि समास। ये तो आपका हो गया कि शुद्ध भाषा या शुद्ध वर्तनी, उसे कहते हैं आपका वर्तनी होता है व, लोग उसे भी ब बना देते हैं। बहुब्रीहि समास इम्पॉर्टेंट है ये भी, और इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होते हैं इसलिए क्योंकि उनको लॉजिक नहीं पता रहता इसका। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जो है, जैसे आपका कर्मधारय है उसमें तो एक जो है वो दूसरे की विशेषता बताता है, और इसमें क्या होता है कि संकेत एक जगह ना होकर दूसरी जगह जाता है। संकेत जो हमें लग रहा होता है, मतलब देखो मैं रफ लैंग्वेज में बताऊं, जो लग रहा होता है वो नहीं होता, वो कहीं थर्ड की तरफ जाता है। अब जैसे इसमें अर्थ किसी दूसरी तरफ चला जाता है। जो बिल्कुल यूनिक हो, यूनिक मतलब कि उसके समान कोई ना हो, जो अनोखा हो और अद्वितीय हो, मतलब उसके समान कोई ना हो, कोई और हो ही ना। ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोल दिया, देखिए मैंने कहा गजानन, ठीक। अब मैंने बोला चंद्र चूड़, ठीक है। गजानन, तो गजानन का मतलब हो गया गज है जिसका आनन, यानी मुख। तो ऐसा कोई वर्ल्ड में आदमी है ही नहीं कि जिसके मुख पर हाथी का मुंह लगा हुआ हो। ऐसा कोई है? नहीं है, सिर्फ गणेश जी है। तो इसका मतलब ये बहुब्रीहि है, क्योंकि देखो अनोखा और अद्वितीय, उसके समान कोई और हो ही ना, तो यानी ये बहुब्रीहि हो गया। अब देखिए मैं आपको दिगु में और इसमें कुछ डिफरेंस बताऊंगा। जैसे एक तो मैंने लिख लिया पीतांबर, ठीक है। एक मैंने लिखा युधिष्ठिर। अब एक ऐसा देखते हैं कि जिसमें संख्यावाचक हो, कोई संख्यावाचक, संख्यावाचक जैसे अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जैसे मैंने ये लिख दिया ट, ये अष्ट। तो ये तो बहुत आसान है, और ये भी वही है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो 10 लिखा हुआ है, तो ये आपका दिगु है क्योंकि इसमें संख्यावाचक है। नहीं, ये संख्यावाचक नहीं है। संख्यावाचक तो है, पर 10 मुख तो और किसी के हैं ही नहीं। 10 मुख सिर्फ एक ही आदमी के हैं, वो है रावण है। तो ये बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना। अब आगे देखिए चंद्रचूड़, ये सब नाम शिवजी के हैं। इसका मतलब है चंद्र है जिसके चूड़ा पर, चूड़ा हो गया वो जो जूड़ा बना के रखते हैं, तो देखा होगा आपने उनके जूड़े पे चांद रहता है। जैसे उनका नाम गंगाधर है, गंगा को धारण करने वाले, वो भी एक ही बंदे हैं, यानी शिवजी हैं। चंद्रचूड़ भी उनका नाम है। नीलकंठ भी, जैसे देखिए नीलकंठ, नीलकंठ से याद आया, नीलकंठ बहुत अच्छा वर्ड है, नीलकंठ।
तो अभी आते हैं वहाँ पे। तो चंद्र हो गया, चंद्रचूड़ हो गया, गंगाधर हो गया, ये सब शिव जी के नाम हैं। अगर नीलकंठ के बारे में हम शिव जी की बात कर रहे हैं कि हे नीलकंठ महादेव, तो इसका मतलब हम किसी पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीलकंठ एक पक्षी भी है जो नीले रंग का होता है। और नीलकंठ आपको पता है कि महादेव का नाम इसलिए पड़ा, उन्होंने विष वमन कर लिया था, मतलब पी लिया था, विष पी लिया था उन्होंने, विष पान कर लिया था। वमन तो उल्टी करना होता है, विष का उन्होंने पान था करा हुआ। तो अगर नीलकंठ वो शिवजी के लिए बोल रहे हैं तो तब तो ये हो गया। पर अगर वो जनरल सेंस में बोल रहे हैं, अरे कि वो तो नीलकंठ है, कोई मान लो पक्षी है, तो वो तो कोई भी हो सकता है। नीलकंठ पक्षी कोई पूरे वर्ल्ड में एक तो है नहीं, बहुत सारे। नीला है जिसका कंठ, देखिए मैंने लिखा नीला है जिसका कंठ। अगर मैंने ये कहा है तो वो शिवजी हैं। विषपान करके उनका कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं उनके। तो अगर ये बोला हुआ है तो ये शिव जी हैं, शिव, यानी ये बहुब्रीहि समास है। और अगर साधारण भाषा में मैंने बोला कि नीलकंठ एक पक्षी है, तो वो आपके कर्मधारय हो गया, क्योंकि जो उसका कंठ है, जो गला है, वो नीला है। कंठ की विशेषता बता दी है, तब ये आपका कर्मधारय है, जो हमने पीछे करा। पर अगर ये शिव के बारे में बात हो रही है तो फिर ये बहुब्रीहि है। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर। जिसका कपड़ा पीले रंग का है। तो अगर मान लो आपने जनरल सेंस में इसे इस्तेमाल किया है, अंबर हो गया कपड़ा, कपड़े का रंग बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय। पर अगर आप इसे कृष्ण के या विष्णु जी के लिए बोल रहे, क्योंकि दोनों का नाम पीतांबरी है, तो तब ये विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान, तो विष्णु के ही अवतार हैं कृष्ण, तब ये बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये दिया होगा, जनरल सेंस है तो फिर वो आपका कर्मधारय है। ये है जो युद्ध में स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब हो गया कूल एंड काम, कंपोज, बड़ा शांत रहता है, जो बिल्कुल जैसे कोई प्लेयर बिल्कुल क्रीज पे फोकस्ड रहता है, बिल्कुल कंपोज। तो ये भी युधिष्ठिर के लिए आ रहा है, क्योंकि औरों के लिए ये नाम आता नहीं, यानी ये भी बहुब्रीहि हैं। और यहाँ आ गया आपका अष्ट सिद्धि। अब आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे आता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि उन्हें 8 सिद्धियाँ पता हैं, नवनिधि कई प्रकार के उन पे सोना चांदी पैसा है जो कि लोगों को दान में देते हैं। ये बजरंग बली के लिए आ रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास है। ये हनुमान चालीसा में है ना उनके नाम लिखे हुए, तो ये वो हैं। तो मतलब हमें ये पता हो गया कि बहुब्रीहि में और कर्मधारय में क्या डिफरेंस है। और संख्यावाचक में हमने संख्यावाचक नहीं करा, इसमें संख्यावाचक भी हम देख लेते हैं, जैसे भी हमने था करा हुआ था, नवग्रह, नीलकंठ, नवरत्न। नवरत्न होगा कि 9 तरह के रत्न। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी संख्या है, नवग्रह हो सकता है, नवरत्न हो सकता है, चौराहा हो सकता है। अब इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिससे हमें ये पता चले कि ये एक ही है। ये दिगु है, ये दिगु समास है।
नवरत्न। और अगर कोई वैसा वर्ड हो जिसमें संख्यावाचक हो लेकिन वो बहुब्रीहि हो, वो भी करा था हमने, त्रिनेत्र या षडानन। देखो षडानन, षडानन, षडानन का मतलब हो गया 6 हो जिसके मुख, तो वो आपके कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय हो गए शिव जी के बड़े बेटे, यानी वो भी बहुब्रीहि। तो हमने क्या क्या करा, द्वंद्व कर लिया, दिगु कर लिया, बहुब्रीहि कर लिया और कर्मधारय कर लिया। अब आ जाते हैं हम तत्पुरुष। ये थोड़ा सा बड़ा और लेंथी है पर काफी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। अब देखिए जैसे हमने देखा कि दिगु क्या है, एक आपका द्वंद्व था, कर्मधारय था, इसकी अपनी की खासियत है। इसमें प्रथम पद इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इंपॉर्टेंट के लिए एक दूसरा शब्द है। प्रथम पद गौण होता है, गौण। गौण मतलब हो गया अनइम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जो मैंने ऐसे भी लिख दिया अनइम्पॉर्टेंट। तथा परंतु दूसरा पद प्रथम पद मीन्स गौण होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो दूसरा पद है उसी की वैल्यू होती है, वही प्रधान होता है। अब जैसे देखिए राजपुत्र, तो यहां पे राज या राजा की वैल्यू नहीं है, पुत्र की वैल्यू है। राजपुत्र या राजस्थान, राजाओं का स्थान। तो यहां पे क्या आ रहा है, इसका मतलब राजा का पुत्र। तो राजा की वैल्यू नहीं है इसमें, इस शब्द में दूसरा पद, क्योंकि जो प्रथम पद है, प्रथम जो आपका पद है वो गौण है, मतलब नगण्य है। दूसरा पद इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वनागमन, वनवास। तो अब आप देखिए जरा, ये भी वही है, राजा का स्थान। गौर से देखिए आप, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो स्थान के बारे में हो रही है कि राजस्थान वीरों की भूमि है, एक से एक वहाँ पे योद्धा हुए हैं, आला उदल, गोरा बादल, महाराणा प्रताप वगैरह वगैरह, तो राजाओं का स्थान है। ठीक, अब देखिए तत्पुरुष में खासियत क्या है, इसमें में, से, का या को आते हैं। जैसे का आ गया, देखो राजा का, वन या का वनागमन, वन में गमन, गमन मतलब विचरण करना, जाना, वन में जो चले गए, ठीक है। और ये जो है वनवास, वहां पे निवास करना, रहना, वन में रहना। शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल का मतलब शोक से आकुल, किसी को इतना शोक है वो शोक से दुखी हो रखा है, बहुत ही व्यथित। तो देखो इसमें का भी आ गया, यही पढ़ना आपको, का, में, से या को,
वो भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि प्रथम शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा शब्द इम्पोर्टेंट है, यानी वही आपका प्रधान है। और ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, बहुत। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बस इसमें ये है कि इसमें द्विगु और द्वंद्व का नहीं होता। बस ये है कि जैसे बच्चों को लगता है कि इसका मतलब है राजा और पुत्र, वो बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने बोला जहांगीर एक राजपुत्र था, तो राजपुत्र मतलब वो राजा का पुत्र था। राजस्थान के बारे में अभी बताया, वीरों की भूमि रही है, यानी हमने इन दोनों को जोड़ा हुआ है। और ये वाला पद जो दूसरा पद है वो इंपॉर्टेंट है, शोकाकुल। इसमें कुल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, ये भी समास है। इसमें क्या है, इसमें कोई संबोधन सा होता है, इसमें कोई क्वालिटी होती है, पर इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट नहीं होती बात की। जैसे देखिए मैंने लिखा यथाशक्ति, अब इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने बोला कि रवि ने अपने मित्र को कहा वह यथाशक्ति उसकी सहायता करेगा। यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। अब वो शक्ति उसकी कैसी भी हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आर्थिक हो। तो उसने बोला मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, या मैं कोई और आपको हेल्प चाहिए तो मैं वो भी आपकी हेल्प कर दूंगा। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ऐसा। या मैंने बोला आजन्म, ये एग्जाम में बहुत आते हैं दोनों वर्ड, आजीवन और आजन्म। इस वर्ड से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज। दोनों का मतलब थोड़ा सा अंतर है इनमें। अब जैसा आपने कहीं पे किसी ने आपकी हेल्प करी और आपने बोला कि मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। लोग ऐसे कई बार कुछ लेटर लिखते हैं कि काइंडली ग्रांट अस दिस दिस दिस, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, कुछ ऐसा लिखते हैं ना, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो अगर आपने लिख दिया कि जैसे लोग बोलते हैं मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूँगा, एक वर्ड होता है कृतज्ञ, मतलब आपकी वोकैब बढ़िया होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो कृतज्ञ होता है आभारी। मैं आजीवन, मतलब जीवन भर, आजीवन का मतलब है जीवन भर। तो मैं जीवन भर की जगह ऐसे लिख रहा हूँ, ये आपका अव्ययी भाव कुछ क्वालिटी को शो कर रहा है। तो कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है जो किए हुए उपकार को मानता कि भाई उपकृत हूँ मैं, आपने वो करा, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। और इसका मतलब होता है जन्म से। बहुत बच्चे मेरे से मतलब मेरे को बोलते हैं कि ये तो दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक नहीं है, दोनों में थोड़ा अंतर है भाई। मतलब मैंने बोल दिया कि मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा, ठीक है। मैं जीवन भर इनका फ़ैन रहूँगा, ठीक है। अब जब आप कोई फॉर्म भरते हो, मान लो कोई भी फॉर्म आपने भरा, मान लो आप किसी दूसरे स्टेट के हो, कई बार होता है स्टेट में डोमिसाइल लगाओ, तो जैसे आप जिस क्षेत्र से भर रहे हो आप उसके हो, तो उसमें रहता लिखा हुआ आप कहाँ के नागरिक हो, आपने लिख दिए। आप यहाँ कब से रह रहे हो, तो आप वहाँ क्या लिखते हो, जन्म से या आजन्म। अगर आप उसमें लिख रहे हो इंग्लिश में तो आप लिखते हो सिंस बर्थ, है ना। जैसे लोग लिखते हैं आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून सिंस बर्थ, मैं जन्म से यहाँ रह रहा हूँ। तो ये भी वही हो गया, मतलब जन्म से। तो ये सारे वर्ड जो अव्ययी भाव हैं ये कुछ विशेषता बता रहे हैं कुछ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आ तो खैर कोई भी सकता है, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका तत्पुरुष
कर्मधारय और बहुव्रीहि हैं। इनमें कंफ्यूज बच्चे बहुत होते हैं। तो ये तो था जो एहसान को मतलब मान लेता है, ये नहीं मानता कि आपने करा होगा, मैं नहीं मानता ऐसा, उसे बोलते हैं आपका कृतज्ञ। ये सेल्फिश बंदा है जो नहीं मान रहा है। इसमें और भी आपका आ सकता है कि प्रतिदिन या यथा सामर्थ्य, जितनी सामर्थ्य हो मैं उतनी कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें। मान लीजिए अगर हम एरर देखते हैं, एरर त्रुटि कहते हैं, उसमें त्रुटि, वाक्य में त्रुटि कहाँ है। जैसा आपका इंग्लिश में होता है कि स्पॉटिंग द एरर्स, ऐसे ही वहां पे होता है वाक्य में त्रुटि। देखो, वह आजीवन जीवन भर उनकी सेवा करता रहा। ठीक है, यहां लिखा हुआ वह आजीवन जीवन भर उनकी सेवा करता रहा। अब देखिए यहां पे स्लैंग है। स्लैंग का मतलब दो वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, दोनों का मतलब एक ही है। या तो आप बोलो वह जीवन भर उनकी सेवा करता रहा, या वह आजीवन उनकी सेवा करता रहा। अब ये बिल्कुल वैसा है, देखिए जैसे मैंने लिखा यहां, he returned back from Delhi last night. He returned back from Delhi last night. अब यहाँ पे भी स्लैंग है, देखिए ये मैंने जान के लिखा ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। रिटर्न का मतलब ही होता है बैक, मतलब वापस, वो वापस से वापस लौटा। अब एक्चुअली हम इतना गलत बोलते जाते हैं, इतना गलत बोलते हैं कि हमें गलत बोलने की आदत बिल्कुल लग जाती है। जैसे मैं आपको दे दूं एग्जांपल कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं कहीं गया हूं और कोई मुझे बोले कि सर प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी, आप एक कप चाय ले लीजिए, ये वाक्य सही है। और वो मुझे बोले कि आप चाय पीजिए, अब मैंने बोला नहीं, मैं 4 चाय पी चुका हूँ। 4 चाय नहीं होता, 4 चाय तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। 4 कप मैं अगर कहूँ तो ज़्यादा बेटर है। 4 ग्लास बोल दूँ, कुछ और बोल दूँ, तो मैं ये आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश में भी कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, ये दो वर्ड हैं, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे बैक। ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट नाइट, क्योंकि ये स्लैंग है। ठीक है ना। अब त्रुटि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, उनके क्षेत्र में वर्षा हुई। उनके क्षेत्र में पूरी रात भर वर्षा हुई। पूरी रात भी लिखा हुआ, रात भर भी लिखा हुआ, तो ये दोनों वर्ड एक ही जैसे हैं। ये भी मतलब स्लैंग है। तो जब स्लैंग आ जाते हैं तो हम नहीं उसे करते, हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है। उनके क्षेत्र में पूरी रात मूसलाधार वर्षा हुई या हुई थी, तो ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा, मंत्री जी ने अनेक
करवाने की घोषणा की। अगर मैं लिखता अनेकों मंदिर, देखो पहले मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे सिर्फ मंत्री जी ने अनेक मंदिर का निर्माण, ये तो नहीं हो सकता, अनेक मंदिर बनवाना, पर यहाँ पे का भी लिखा हुआ है, या होता अनेक मंदिरों के निर्माण की घोषणा करेगी, तब सही था। समझ में आया? देखिए एक बड़ा अच्छा होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, ये हम अभी करेंगे। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ, मंत्री जी ने अनेक, तो अब जब अनेक हो गया तो ज़्यादा हो गए हैं, अनेक मंदिर तो हो नहीं सकते, अनेक मंदिरों के निर्माण की घोषणा करी कि हम ऐसे ऐसे मंदिर बनवाएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे होता, देखो यहाँ होता मंत्री जी ने मंदिर के पुनर्निर्माण ठीक है, मंत्री जी ने मंदिर, अब देखो यहाँ पे एक ही आ रहा है के निर्माण की, अब यहाँ पे लिखा हुआ पुनर्निर्माण, यहाँ पे थे अनेक, यानी एक नहीं था, यहाँ पे एक नहीं था, ज़्यादा था, तो फिर आपका क्या आएगा, प्लूरल, बहुवचन आएंगे। यही हमें सीखना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा हुआ केले खरीदे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केला थोड़ी लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ दर्जन लिखूँ, तो मैंने देखो यहाँ लिखा उसने 5 खरीदे, 5 दर्जन केले खरीदे। एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये सेम रूल आपका अंग्रेजी में भी लगता है कि अगर किसी यूनिट जिसे हम मेज़र कर रहे हैं अगर वो यूज़ हो जाए तो फिर इसका प्लूरल नहीं होता। देखो मैंने ये नहीं बोला कि उसने दर्जनों केले के खरीदे, है ना, दर्जन बोला क्योंकि उससे पहले एक नंबर आ रखा। ये मैं आपको पूरे वाक्य बताऊंगा, ये हमारा एक तरह का इंट्रो था। अभी आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया, अभी और भी टॉपिक हैं, अभी रस है, छंद है, अलंकार हैं, अलंकार भी बहुत अच्छे होते हैं। अब भाषा को तो अगर सजाना है, देखिए ज़रा ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं, अलंकार का मतलब क्या होता है। देखिए अलंकार, अगर कोई आदमी किसी कैजुअल ड्रेस में है, कोई आदमी हो, महिला हो, कोई भी हो, वो कैजुअल ड्रेस में और किसी पार्टी में गई है तो लोग उसे जो उतना ज़्यादा नोटिस करेंगे नहीं। वो अच्छी उसमें ड्रेस में है, प्रॉपर ड्रेस में है अपनी, तो लोग देखेंगे उसे, क्योंकि जो अलंकार है वो भाषा, अलंकार वो चीज़ है जो भाषा को सजा देता है। कि अगर कोई मान लो कोई भी जेंट्स या लेडी किसी पार्टी में, मैंने अभी बताया, अच्छे ड्रेस, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेल्स पहन के गई है तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। भाषा को सजाना हो गया वो, भाषा को सजाना, सजाने का माध्यम, उसके लिए बोलते हैं आपका अलंकृत करने का, अलंकृत। तो अलंकार जो है
वो भाषा को अलंकृत करने का माध्यम है। अगर आप सीधी सीधी लैंग्वेज बोलते हो तो उतना उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और अगर आप भाषा में ईडियम्स फ्रेजेस का यूज़ करते हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। होप ये आज आपको समझ में आया होगा। आगे हम इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और तब हम इसे आगे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ वेरी गुड डे।